नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है उसने कौतूहल बढ़ा दिया है। और फिर एक वजह यह भी रहती है कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहीं से आती हैं तो वो महाराष्ट्र है। और 2024 का चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो इस कारण भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी घटता है उसे लेकर उत्सुकता बढ़ ही जाती है। अब जो कुछ वहां हो रहा है उस पर आने से पहले सकाल का जो सर्वे आया उस पर एक बार की बात कर लेते हैं। वो सर्वे बहुत कुछ बयान कर रहा है और उसके बाद ये जो घटनाक्रम वहां घट रहा है उससे कौन सा राजनीतिक विमर्श खड़ा हो रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले सर्वे, सकाल का जो सर्वे है वो ये बताता है कि जो भाजपा का मत प्रतिशत है वहां पर वो अभी बना हुआ है 33.5 के आसपास बताया जा रहा है। अब जो शिवसेना दो गुटों में है, एक तो जो अपने आप को एक तरह से कहें कि उस विरासत के अगुआ मानते हैं उद्धव ठाकरे, तो उनका जो गुट है उसको 12.5% के आसपास मत मिलता दिखाई देता है, ऐसा सर्वे में कहा जा रहा है। कांग्रेस के पास अपना 15-16% का है और कोई इसी के आसपास एनसीपी का भी है। और जो एकनाथ शिंदे जो अपने को स्वाभाविक शिवसेना होने का दावा करते हैं, दावा क्या करते हैं, अब एक तरह से उनको सब मिल ही गया है, उनको जो दिखाया जा रहा है उसमें 5.5% ही मत मिलता दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो स्वाभाविक है कि तब भाजपा के लिहाज से या भाजपा गठबंधन के लिहाज से तो तस्वीर बहुत बेहतर नहीं दिखाई देती, जो सकाल सर्वे का अपना दावा है। हाँ, अगर महाविकास अघाड़ी के घटक में कोई खटपट होती है तो उस खटपट का स्वाभाविक तौर पर जो नफा है वो भाजपा गठबंधन को मिल सकता है और जो नुकसान है वो महाविकास अघाड़ी को हो सकता है। अब बड़ी चीज यह है कि एक तरफ ये सर्वे और दूसरी तरफ जो कुछ महाराष्ट्र में घट रहा है उस पर अगर गौर करें तो सबसे पहला सवाल तो उठता है एनसीपी को लेकर। क्योंकि शरद पवार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के बाद क्या एनसीपी उसी रूप में रह पाएगी और उसी तरह मजबूत रहेगी जैसा वो शरद पवार की अगुवाई में रहा करती थी। अब आप कहेंगे तो शरद पवार तो अध्यक्ष ही हैं, वो एकदम अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, एक सुप्रिया सूले और एक प्रफुल्ल पटेल। अब आप देखें इससे एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि पीछे जब शरद पवार ने बाकायदे कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और कोई नया अपना अगुआ चुन लीजिए, तो यह कहा गया था कि दरअसल उन्होंने दांव चला था पार्टी को टूट से बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए अपने भतीजे अजीत पवार को कि देखो अभी अपना कितना वर्चस्व है इस पार्टी के भीतर और कितनी पकड़ है। अब जब उन्होंने ये निर्णय लिया और अजीत पवार भतीजे को लेकर कोई घोषणा हुई नहीं है और कहा जा रहा है कि दरअसल वो नाराज हैं उनसे, और वो नाराजगी तभी से है जब से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर जो है भोरे भोरे शपथ ग्रहण किया था। लेकिन फिर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने तो सब कुछ खोल कर रख दिया था कि दरअसल अजीत दादा आए ही थे पवार साहब के कहने पर, और फिर जब पवार साहब ये कहते हैं कि अगर ये लोग शपथ लिए नहीं होते और तो राष्ट्रपति शासन हटता नहीं तो उद्धव ठाकरे की सरकार बनती कैसे, जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आने लगी जिसमें ये कहा जाने लगा कि असल में पवार साहब चाहते ही नहीं थे कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने, चूंकि उन्हें भी इस बात का डर था कि जिस तरह की राजनीतिक चतुराई देवेंद्र फडणवीस में है उस स्थिति में वो जो मराठा वोट है जो उनका बेस है उसको कहीं खिसका न दे।
जो उनका अपना राजनीतिक चातुर्य है और कौशल है। तो इसके कारण सरकार जो है उन्होंने बनाई ही नहीं, ये एक तर्क दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा खेमा है वो कहता है नहीं, पवार साहब की अनुमति के बिना ये गए थे, तो पवार साहब तब से नाराज हैं। बहरहाल अब जो जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की उससे एक चीज तो साफ हो गई कि वो पार्टी किसके हवाले करना चाह रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अब अजीत पवार क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जैसे जो सकाल सर्वे बता रहा हम उसी की माने कि एकनाथ शिंदे के साथ 5.5% मत तो आ गया है ना, तो अगर उसी तरह का कुछ अजीत पवार करते हैं और उनके साथ भी 5.5-6% मत चला आता है तो 12 के आसपास हो जाएगा। और 12 और जो 33-34% भाजपा का है, अगर इसके मिला लिया जाए तो वो 45-46% तो मौजूदा परिस्थिति में चला ही जाता है। ये मैं इसलिए आपको जोड़कर बता रहा हूं क्योंकि दादा क्या करेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो जो पटकथा लिखी गई थी जिसमें पवार साहब ने इस्तीफा वगैरह दिया था, उसके पीछे की कहानी यही बताई जाती है कि अजीत दादा एक धड़ा लेकर जा रहे थे। और इस बात की चर्चा खुद शरद पवार भी कई बार कर चुके हैं कि उनके पार्टी के कई विधायक हैं जो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो तमाम चीजें एनसीपी के भीतर हुई हैं, क्या उससे एनसीपी दो फाड़ होने जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो दो फाड़ होना तो एक बड़ी घटना हो जाएगी महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि उससे फिर जो मराठा राजनीति है जिसको लेकर इस समय भाजपा भी बहुत, आप ये कहें कि सजग है और वो चाहती है कि वहां उसका अपना भी आधार बने, तो वो किस तरीके से बैठेगा ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरा जो घटनाक्रम है वो एकनाथ शिंदे और भाजपा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि जो जिस तरीके से भाजपा उनसे चाहती थी उस तरीके का कुछ हो नहीं पा रहा, इस तरह की खबरें हैं। अब उसमें क्या सही है और क्या गलत है, जो खबरें चल रही हैं उसको अगर एक तरफ रखें तो जो सकाल का सर्वे है वो तो ये बता रहा है कि असल में जो भाजपा ने सोचा था कि जब एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहकर और जो शिवसेना है उसको अपने पाले में ले आएंगे तो वो जो मत प्रतिशत है, वो जो वोटर है वो भाजपा को मिलेगा, यानी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके जरिए। पर सर्वे इस तरह की चीज़ों को तो नहीं इंगित कर रहा है। उससे एक बात तो दिखाई दे रही है, मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ वो सर्वे के आधार पर कह रहा हूँ, हालांकि ये बात बताई जा रही है और मानी भी जा रही है महाराष्ट्र के भीतर कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को लेकर एक सहानुभूति पैदा हुई है। एक और दूसरा, महाराष्ट्र में जो भाजपा के भीतर कई तरह की रसाकसी है। अब वो रसाकसी किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात रहेगी। मगर एक चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो सोचकर या जो रणनीति थी कि शिवसेना का जो वोट है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो नया धड़ा बनेगा और जो एक तरीके से अब खुद को असली शिवसेना कहता ही है उसके पाले में, पर सर्वे तो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा रहा है। अब और ज़मीन पर भी जो तमाम खबरें आ रही हैं और जो तमाम विश्लेषण है वो सब ये बता रहे हैं कि उस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। ये बात ठीक है कि भाजपा की अपनी स्थिति बहुत मजबूत है, पर बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का एक साथ होना जाहिर तौर पर भाजपा के लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भाजपा कहाँ खड़ी रहेगी ये बड़ा सवाल है। और इसी में आप देखें कि जो मुंबई कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो है
वो एक दलित समाज से आने वाली महिला को बनाया गया। और आप अगर इस समीकरण को जमीन पर जातीय मुद्दों में देखें तो कोई 11.5% आबादी है दलित समाज की महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है और खास तौर से 2024 के लिहाज से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि अभी वहाँ भाजपा को कई ऐसे सहयोगी ढूंढने होंगे और कई ऐसे लोग जोड़ने होंगे जिसके ज़रिए महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं उसमें जो उनका 42 का प्रदर्शन रहा उसे बनाए रखा जाए। अन्यथा जो सर्वे है और जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम है वो कम से कम भाजपा के लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं दिखाई देते हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।